अभिनंदनम, अभिवादनम, स्वागतम और सुप्रभातम। नव प्रभात की इस मंगल वेला में आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नारायण दत्त मिश्र। सूर्योदय हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क में अपनी ऊर्जा का जिस प्रकार संचार करता है, ठीक वैसे ही ज्ञान भी हम सभी को अनंत प्रकाश से भर देता है। इसे ही हम भारतीय शुभ, मंगल आदि शब्दों से कहते हैं। हमारा यह कार्यक्रम भी ऐसे ही व्यावहारिक ज्ञान का कॉम्बो है, जो मात्र 30 मिनट में आपको सुभाषित, पंचांग, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा विषय एवं संस्कृत का ज्ञान सिखलाता है, योग सिखलाता है, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देता है। इसी देखने दिखाने के क्रम को आरंभ करते हैं और बताते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। ऋषियों, मनीषियों, कवियों, लेखकों ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखकर उन्हें सुंदर छंदों में पिरोया है, जिन्हें पोएट्री अर्थात पद्य कहा जाता है। उन्हीं पद्यों में से लोकोपयोगी पद्यों को हम सुभाषितम कहते हैं। आज का सुभाषित क्षेमेंद्रकृत दर्प दलन ग्रंथ से लिया गया है, जो हमें बताता है कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन कहा गया है। जरा जीर्णानि रूपाणि रोगार्तानि वपुंषि च आयुंषि काललीढानि दृष्ट्वा कस्य भवेन्मदः। जरा अर्थात बुढ़ापे से जीर्ण रूप को, रोग से क्षीण शरीर को और काल से ग्रस्त आयु को देखकर भला किसे स्वयं पर अभिमान बचा रह सकता है। अर्थात इस नश्वर संसार में अभिमानी होना निरी मूर्खता ही है। Who on earth can feel proud of their physical beauty when they see around them beauties distorted by old age, bodies rendered pale by debilitating diseases, and the aged awaiting death? In this fragile world, it is sheer foolishness to feel proud of one's physical possessions. अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में अग्रिम प्रस्तुति की ओर। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार में प्राचीन और अर्वाचीन संतों, महापुरुषों और आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं संतों में से एक विश्वविख्यात महर्षि अरविंद को भला कौन नहीं जानता। भारतीय ज्ञान को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करने में दार्शनिक, विचारक और महान योगी महर्षि अरविंद का अतुलनीय योगदान है। आज के भारतीय ज्ञान परंपरा में देखते हैं महर्षि अरविंद के जीवन से संबंधित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के पास स्थित है भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को पूरी दुनिया में प्रसारित करने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। तमिल शब्द पुदुचेरी का अर्थ है नया गांव। एक तरफ तो ये शहर अपने दूर दूर तक फैले समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर पुदुचेरी की भूमि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के लिए भी उतनी ही समृद्ध है। पुदुचेरी हमारे देश के महान विचारक, योगी और प्रमुख राष्ट्रवादी श्री अरविंद घोष या औरबिंदो की साधना के केंद्र के रूप में भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों के लोग श्री अरबिंदो के जीवन दर्शन से प्रभावित हुए। उनमें से एक थी फ्रांसीसी मूल की मीरा अल्फासा, जिनकी रुचि गहन आध्यात्मिक क्षेत्र में थी। मीरा अल्फासा एक योग शिक्षिका भी थी।
श्री अरबिंदो के साथ मीरा अल्फासा का संपर्क फ्रांस में हुआ और उसके बाद वे गुरु अरविंद की प्रमुख अनुयायी बन गयीं। अनुयायियों द्वारा मीरा अल्फासा को कुछ समय बाद द मदर के रूप में जाना गया। द मदर नाम से प्रसिद्ध योगिनी मीरा अल्फासा ने एक गांव या कस्बे की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य मानवीय एकता की भावना उत्पन्न करना था। वो जगह अब पूरी दुनिया में ऑरोविले नाम से जानी जाती है। फ्रांसीसी शब्द ऑरोविले का अर्थ है सिटी ऑफ डाउन, अर्थात भोर का शहर। ऑरोविले में स्थित विजिटर्स सेंटर का उद्देश्य ऑरोविले को एक ऐसे सार्वभौमिक शहर या गांव के रूप में स्थापित करना है जिसमें सभी देशों से सभी संप्रदायों के लोग, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, आ सकें, प्रेम सद्भाव से रह सकें और भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रभावित हो सकें। 20 वर्ग किलोमीटर में फैले इस भूभाग में वर्तमान समय में 60 देशों के 3000 से अधिक लोग रहते हैं। ये सभी लोग यहाँ एक समुदाय के रूप में रहते हैं और शिक्षा, कला और सामाजिक गतिविधियों में योगदान देते हैं। ऑरोविले में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली सोलर किचन नगर के आकर्षण केंद्रों में से एक है, जहाँ प्रतिदिन कई लोग खाना खाते हैं। ऑरोविले नगर में आकर्षण का केंद्र यहाँ स्थित द मदर टेम्पल है, जो न केवल एक पर्यटक स्थल है बल्कि ध्यान और तपस्या का भी एक स्थान है। इस मंदिर को ऑरोविले शहर की आत्मा कहा जाता है। बाहर से देखने पर ये मंदिर एक विशाल सुनहरा गोला दिखाई देता है, जो धरती से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ये मंदिर एक नई चेतना का प्रतीक है। द मदर टेम्पल के बाहर एक बड़ा बगीचा है जो 12 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। मदर टेम्पल में सभी धर्म या संप्रदाय के लोग आकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ऑरोविले शहर में एक संग्रहालय भी है, जहां कला से संबंधित कई वस्तुएं देखी जा सकती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के वाहक श्री अरबिंदो के जीवन दर्शन के आधार पर निर्मित ऑरोविले शहर निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान के साथ साथ मानवता की चेतना फैला रहा है, जो हर किसी को देखना चाहिए और इसका अनुकरण करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब बात स्वास्थ्य मंत्र की। जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जिनके कारण कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कैंसर के अधिकतर मामले देर से सामने आते हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। कैंसर के विषय में जानकारी यदि पहले हो जाए तो हम इसे पहचान सकते हैं और इसके समाधान के बारे में भी जान सकते हैं। तो कैंसर से बचाव के लिए क्या जरूरी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैंसर विश्व भर में मृत्यु का एक बड़ा कारण है, जिसके विषय में जानकारी और जागरूकता की आवश्यकता है। कैंसर बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। भारत में होने वाले सबसे आम कैंसर में महिलाओं में स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी ग्रीवा कैंसर, वहीं पुरुषों में मुंह व गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। तो वहीं बच्चों में ल्यूकीमियाज यानी ब्लड कैंसर्स और लिम्फोमास काफी देखे जाते हैं। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें किसी कारणवश शरीर का कोई एक हिस्सा अपने आप से बढ़ने लगता है और आसपास के ऑर्गन्स को जकड़ लेता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो मुख्य कैंसर है, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर, ये मुख्यतः पाए जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि 90 से 95% जो कैंसर है वो हमारे जीवन शैली की वजह से होते हैं। कैंसर के कई रूप हो सकते हैं। कैंसर होने पर शरीर में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। यदि कैंसर की पहचान सही समय पर न हो और इलाज न मिले
तो कैंसर युक्त कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में इलाज मुश्किल हो जाता है। इलाज में जितनी देर, जिंदगी को उतना ही अधिक खतरा। कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। कैंसर का इलाज कैसे और किस विधि द्वारा किया जाएगा, ये कैंसर के प्रकार, उसकी अवस्था और कैंसर शरीर के किस भाग में है, इस बात पर निर्भर करता है। बीड़ी सिगरेट ना पिएं, धूम्रपान, गुटखा, जर्दा, किसी भी रूप में तंबाकू सेवन ना करें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन यानी कि शरीर का वेट है उसको कंट्रोल में रखें, संतुलित आहार खाएं, ख़ास तौर से फैट यानी कि जो वसा है उसका इस्तेमाल कम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। कुछ कैंसर्स हैं जो कि फैमिलीज में रन करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है ये उनके लिए हिदायत है कि वो अपनी बेटियों को टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें। कैंसर की जांच और इलाज के लिए आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। वहीं कैंसर ग्रस्त व्यक्ति और उसके परिवार के लिए कई स्वयंसेवी संगठन और सरकार की ओर से सहयोग भी उपलब्ध है। महिलाओं और पुरुषों में होने वाले कई कैंसर ऐसे हैं जिन्हें प्रारंभिक अवस्था में ही पहचाना जा सकता है। आवश्यकता है कि हम सभी कैंसर को लेकर जागरूक बने, कैंसर के लक्षणों के विषय में जानें और ये जानकारी लें कि कैंसर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में NPS से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना NPS ओपन किया। अब NPS के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। आप सभी का फिर से स्वागत है सुप्रभातम में। योग हमारे तन मन को करता है स्वस्थ और उसमें बेहद अहम भूमिका निभाता है योग को परिभाषित करने वाला प्राणायाम। क्या है प्राणायाम का अर्थ और कैसे करते हैं प्राणायाम, आइए देख लेते हैं योग के अपने विशेष प्रभाग में आज। नमस्कार, मेरा नाम अल्पा शाह है। सुबह उठते ही हमारे मन में कई सारे विचार आने लगते हैं। कार्यों की तो जैसे सूची ही बन जाती है। इतने सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर और मन को ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी ऊर्जा को प्राप्ति करने के लिए आज हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, कंट्रोलिंग द बायो एनर्जी। प्राणायाम करने से हमारे मन और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम अपने कार्यों को करने के लिए सक्रिय और क्रियाशील बन जाते हैं। तो चलिए करते हैं हम प्राणायाम नंबर 1, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1, इक्वल ब्रीदिंग। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, सुखासन, बैक स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, चिन पैरेलल रखनी है, बॉडी को रिलैक्स रखते हुए इक्वल ब्रीदिंग करना है। मतलब 3 काउंट में सांस अंदर लेंगे, 3 काउंट में सांस छोड़ेंगे। नॉर्मल रिदमिक ब्रीदिंग। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2
3. Inhale 1, 2, 3. Exhale 1, 2, 3. इस तरह हम 10 से 15 राउंड कंटिन्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारा मन काफ़ी शांत हो जाएगा और सक्रिय बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना और छोड़ना सेम अवधि में करें। 4 सेकंड सांस लिया है तो 4 सेकंड छोड़ना है। इससे जागरूकता बढ़ेगी सांस के बारे में। दूसरा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस आएगा। सिंपैथेटिक पे एनर्जी बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है, फाइट एंड फ्लाइट वाली बात आती है। और दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्सेशन आता है। दोनों की अवधि सही होनी चाहिए। दूसरा, देखिए कि आप रिलैक्सेशन लाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए कि जिससे आपकी सांस की गति और ज़्यादा सही हो, तो एनर्जी बढ़ेगी। ज़रूरी है कि हम एनर्जी बढ़ाने के लिए एनर्जी को व्यय करना फालतू में बंद करें। यूं ही बैठे बैठे सोचते रहना, यूं ही बैठकर चिंता करना, एनर्जी व्यय होती है, उसको हटाएं। और जब वहाँ ध्यान देंगे तो अपने आप आपकी ऊर्जा बहुत सही स्थिति में रहेगी। बस कोशिश करते रहिए। नमस्कार। योग के बाद अब बात योग की मूल भाषा संस्कृत की। संस्कृत को विशेष बनाता है इसका विशुद्ध उच्चारण, अर्थात जो लिखा हो वही बोला जाएगा एवं जो बोला जाएगा वही लिखा भी जाएगा। पर कई बार प्रादेशिक प्रभाव के चलते कुछ वर्णों को शब्द के आगे जोड़ देते हैं, जिससे उच्चारण दोष तो होता ही है, साथ ही अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। आइए इसी विषय को जान लेते हैं आज संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतम् एतस्यां संस्कृत पाठशालायाम्। अपने पिछले अंक में हम उच्चारण से संबंधी दोषों के बारे में बात कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले बिंदु की ओर हम चलते हैं। मित्रों, जिन वर्णों के उच्चारण की कई जगह अपेक्षा नहीं होती, वहाँ भी हम उच्चारण कर जाते हैं, जो एक दोष माना जाता है। परिणामतः शब्द का जो अर्थ है वह बिल्कुल विपरीत अर्थात उल्टा पड़ जाता है। जैसे स्नान। स्नान इस शब्द के साथ अ कई बार आगे लगा देते हैं। इसे हम स्नान कह बैठते हैं, जिसका अर्थ हो जाता है स्नान न करना। और कुछ ऐसे अन्य शब्द हैं जैसे स्थिर। स्थिर की जगह हम अस्थिर या स्थिर शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है स्थिर। ऐसे ही स्तुति, जिसके लिए हम अस्तुति कह जाते हैं। स्थापना। स्थापना शुद्ध उच्चारण है, जबकि अशुद्ध उच्चारण हम अस्थापना कर देते हैं, जिसका अर्थ विपरीत है, अर्थात स्थापना न होना, स्टेबल न होना, एस्टैब्लिश न होना। स्तोत्र। स्तोत्र के स्थान पर अस्तोत्र का हम उच्चारण कर जाते हैं, जो कि दोष माना गया है। शब्द है स्पष्ट, जिसकी जगह हम अस्पष्ट यह उच्चारण कर बैठते हैं। स्थिति। स्थिति, इसके लिए स्थिति शब्द का प्रयोग करते हैं, जो गलत है। स्थिति यह इसका शुद्ध उच्चारण है। मित्रों, प्रादेशिक भाषाओं में भी कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द भी स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन्हें हम आम बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन उन अंग्रेजी के शब्दों के साथ भी ऐसे वर्णों को जोड़ देते हैं जिनसे उनका उच्चारण गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल। स्कूल के लिए हम स्कूल या स्कूल ऐसा कह देते हैं, जो कि गलत है। शुद्ध उच्चारण स्कूल होता है, ये आप सब जानते हैं। ऐसे ही स्टेशन के लिए स्टेशन या स्टेशन या इस्माइल इत्यादि। हमने यहाँ उच्चारण संबंधी कुछ ही दोष प्रदर्शित किए हैं। ऐसे अन्य कई और भी दोष होंगे जिनकी हमको चिंता करनी है और अपने उच्चारण को शुद्ध रखना है। अतः जागरूक होकर उच्चारण करने का हमें हमेशा प्रयत्न करना है। इससे हमारी भाषा तो सुधरती ही है, साथ ही हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। अस्तु, अद्य एतावत् एव। आगामिनि अंके पुनः मेलिष्यामः।
तावत् सर्वेषां मंगलं भूयात्। नमो नमः। बनासकांठा एक ऐसा जिला जहां जल स्तर काफ़ी नीचे है और वहां कर्जदार खेती से किसान बर्बाद हो रहे थे। ऐसे में कुछ पढ़े लिखे प्रगतिशील किसान आगे आए और जल संचयन की अनूठी मुहिम उन्होंने चलाई। 5 युवाओं ने अपने खेत में एक विशेष तालाब बनाया और जब पहली बारिश हुई तो आसपास के खेतों और नदियों का सारा पानी तालाब में चला गया। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये शिक्षित किसान दूसरों को जल संरक्षण के बारे में सिखा रहे हैं। ये दृश्य ही जिले की जल संचयन की उपलब्धि को बताने के लिए काफी है। 2 साल पहले डिसा तालुका के किसानों ने वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए अपने खेत में एक बड़ा फार्म टैंक बनाया और अब वो फसल उगाने के लिए उस फार्म टैंक के पानी का उपयोग करते हैं। इससे इन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। दरअसल अनियमित और अपर्याप्त वर्षा वाले बनासकांठा जिले में साल 2015 और 17 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों से रेगिस्तान में बह गया। इतनी भारी बारिश से भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनासकांठा जिले में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि किसानों को 1200 फीट के 4 बोर करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा था। तब डीसा तालुका के आनंद भाई और प्रगतिशील किसानों की एक टीम ने अपने खेत में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने खर्च पर एक खेत तालाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि वर्षा का पानी इसमें जमा होने लगा और जिले के किसान इसका फायदा उठाने लगे। और फिर इसी तर्ज पर कुछ और खेत तालाब भी बनाए गए, जिससे जिले के 700 किसानों ने अपने खेतों में 700 लाख लीटर वर्षा जल एकत्रित कर तीनों मौसमों में खेती की और समृद्धि के उच्चतम स्तर को हासिल किया। इससे उन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। एना माटे मैं जल संचय टीम बनावी, जेमा प्रतापभाई जाट छे, मुकेशभाई, दशरथभाई, रमेशभाई आनो साथ सहकार मळ्यो। ए अनुसंधाने 2021-22 में अमे 200 जेटली खेत तलावड़ीओ खेडूतो जोड़ेथी बनावी। साथे साथे बोर रिचार्ज और कुआ रिचार्जनो अभियान पण चलाव्यो। पहला वर्षे 1200 जेटला खेडूतोए बनासकांठाना खेडूतोए बोर रिचार्ज कर्यो। एना पछी 2023 में आ जे अभियान छे एने पूरजोशथी चलाव्यो। ए अंतर्गत बनासकांठा एकलामां 700 जेटली खेत तलावड़ीओ बनी अने समग्र गुजरात और दक्षिण राजस्थान में घणा बधा खेडूतोए खेत तलावड़ी बनावी। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं, उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वाल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वाल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। जल संचय टीमनी प्रेरणा और मार्गदर्शन थी मैं एक खेत तलावड़ी बनावी छे અને આ ખેત તલાવડી માં સંપૂર્ણ વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बोर रिचार्ज की भी नई पद्धति को अपनाया और अपने बोरिंग के पास गड्ढा करके उसमें कंकड़, पत्थर और रेता डालकर वर्षा जल से बोरिंग को रिचार्ज किया। इससे स्वच्छ जल एकत्रित होने लगा और भूजल स्तर गिरने की समस्या खत्म होने लगी। नतीजा, जिले के कई किसानों के जीवन में विकास की एक नई सुबह हुई। ये दिसा तालुक के मालगढ़ गांव की झील है। झील के पानी को बिना मोटराइजेशन के ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। बोर रिचार्ज, फुट वाल्व और टिलर से किसानों को इतना फायदा हुआ है कि आज डिसा तालुक के लक्ष्मीपुरा गांव के 80% किसानों ने बोर रिचार्ज पद्धति को अपना लिया है और भूजल स्तर को गहराई तक जाने से रोक दिया है। आज बनासकांठा के किसान कर्ज से मुक्त हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे हैं, जो अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा है। बनासकांठा से श्वेता यादव और सरफराज नागोरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब इन्हीं प्रभागों की प्रस्तुति के साथ ही समय हो चला है सुप्रभातम कार्यक्रम में आपसे अनुमति लेने का। सुप्रभातम की वेला में मुझे व सुप्रभातम की हमारी टीम को दीजिए अनुमति। गच्छामः तावत् पुनः दर्शनाय।